हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉलेज जंक्शन में। आज हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हम लोग शुरू किए थे, आज उसका सेकंड चैप्टर हम लेके आए हुए हैं, जो 5.2 है सौरमंडल। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इस पे जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है और इसका हम लोग आज सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल। तो हम लोग पहले इसको पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे जो इम्पोर्टेंट 10-15 क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद से क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के इसको देखें। तो आइए इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। चलिए इसको पढ़ते हैं। सौरमंडल में एक केंद्रीय सूर्य और अन्य ग्रह जो उसके चारों परिक्रमा करते हैं को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य का परिवार सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर बना है। सौरमंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में है। सौरमंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यहाँ पे देखिएगा, सौरमंडल का लगभग 99.99 द्रव्यमान जो है वो सूर्य में है। मतलब इतना द्रव्यमान है वो सूर्य में ही सम्मिलित है। चलिए अब इसके बाद सूर्य को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य पढ़ते हैं हम लोग। आइए पढ़ते हैं। आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा एवं 3,33,000 गुना भारी है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। मतलब सूर्य जो है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और 3,33,000 गुना भारी है। मतलब काफ़ी भारी भी है और 109 गुना बड़ा भी है यहाँ पे। और कह रहा है यहाँ पे कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य जो है हमारा वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। तो दूरी अगर देखा जाए तो सूर्य का पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिसका प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। हम लोग आमतौर पर इसको मानते हैं 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन अगर परीक्षा में 8 मिनट 16 सेकंड भी देता है तो वो भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। इसका व्यास 13,91,016 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,91,016 किलोमीटर है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, सूर्य के रासायनिक संगठन में 71% हिस्सा हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% लिथियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व का है। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। यह प्रक्रिया ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जैसा हम लोग कल पढ़े थे कि स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन 71% और 26.5% हीलियम होता है और 2.5% अलग तत्व होते हैं। तो उसी के बारे में ये दिया है। और इसमें नाभिकीय संलयन होता है, ये क्वेश्चन भी आता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये प्रोसेस है सूर्य का, जो ऊर्जा का स्रोत है उसका ये प्रोसेस है एक। चलिए अब सूर्य की संरचना हम लोग पढ़ते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड मतलब कोर कहलाता है, जिसका तापमान
1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो क्रूड का तापमान होता है, मतलब कोर का तापमान होता है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। बाहरी सतह प्रकाश मंडल जो दीप्तमान सतह के रूप में जाना जाता है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। देखिए सूर्य में 3 तरह का आप लोग देख सकते हैं तापमान के बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य हमारा हो गया, तो जो ये इसके भीतर का जो कोर होता है, इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसका सतह हो गया, मतलब जो इसका साइड का हो गया, इसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो कहीं कहीं धब्बा रहता है, कहीं कहीं दाग निशान रहता है, उसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप लोग 3 टेम्परेचर है, तीनों को ध्यान दीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं सौर ज्वालाएं। देखिए इसको ध्यान देते हैं। बाहरी सतह से उठने वाली लपटें सौर ज्वालाएं कहलाती हैं, जिनकी पहुंच 10 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती हैं। बाहरी सतह से उठने वाली लपटें सौर ज्वालाएं कहलाती हैं, जिनकी पहुंच 10 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है वर्णमंडल, इसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। ये प्रकाश मंडल के वे किनारे हैं जो कि वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं होते हैं। इसका रंग लाल होता है। अब आगे है किरीट, मतलब कोरोना। ये आज वाला कोरोना नहीं है जो कोरोना फैला हुआ है। यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाली बाहरी भाग है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण हमारा रहेगा तभी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, बीच में चंद्रमा आ गया और हमारा धरती यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा? सूर्य का भाग नहीं दिखाई देगा, तो सूर्य पर ग्रहण लग जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। तो इसी के समय ये एक्स किरण जब उत्सर्जित होता है तो उसको बोला जाता है कि नग्न आंखों से यहाँ से आप इसको मत देखिए। तो ये बस सूर्य ग्रहण के समय लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? किरीट बोलते हैं, मतलब कोरोना बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर लाइंस किसको बोलते हैं? ये काली रेखाएं होती हैं जिन्हें सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। जो काली रेखाएं जो कुछ सूर्य पे देखी जा सकती हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं, फ्रॉनहोफर लाइंस। और सौर कलंक भी देख लेते हैं, सन स्पॉट। कोरोना में विद्यमान काले रंग के धब्बे जिनका तापमान सूर्य की सतह की तापमान से कम होता है, जिनका सूर्य की सतह के तापमान से कम होता है, उसको सौर कलंक कहते हैं। इनमें विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। इन कलंक से उत्पन्न ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में झंझावात उत्पन्न होता है, जो उपग्रह आदि को प्रभावित करता है। सौर कलंकों का एक चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है। सौर कलंकों का जो एक चक्र होता है वो 11 वर्षों का होता है। चलिए सौर पवन देखते हैं, सोलर विंड। सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स हाइड्रोजन अणुओं की नाभिक की धारा को सौर पवन कहते हैं। ध्रुवीय ज्योति। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नज़ारे हैं जो रोशनी की बरसात का आभास करवाते हैं। ये वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से, लेकिन इसको पढ़ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया। 3 वर्गों में कौन कौन विभाजित किया? परंपरागत ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनु, अरुण तथा वरुण, ये सभी आते हैं। बौने ग्रह में देखा जाए तो प्लूटो, चेरोन, सेरस 3 आते हैं, जिनको ग्रह में से छांट दिया गया है। लघु पिंड में देखा जाए तो उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते हैं हमारे। फिर देखा जाए तो प्लैनेट्स। प्लैनेट में सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य से ही ऊष्मा व प्रकाश
प्राप्त करते हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और अपनी परिक्रमण कक्षा पाई जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रह दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पार्थिव ग्रह, ये इसको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, और इधर है बृहस्पति, जोवियन या बाह्य ग्रह। देखिए इसको पार्थिव ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो हमारे 4 स्टार्टिंग के ग्रह हैं, इसमें सबसे बड़ा पृथ्वी है, उसीलिए इसको पार्थिव ग्रह नाम दिया गया है। और जो ये बृहस्पति ग्रह नाम दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसीलिए इस चारों में, उसीलिए इसका नाम बृहस्पति ग्रह दिया गया है। तो हम लोग ग्रहों को एक बार देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए यहाँ पे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब सूर्य है उसके बाद से जो हमारे लाइन से जो ग्रह हैं उनका दिया है, क्या क्या नाम है उनका, तो वही बताया आपको। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आकार के हिसाब से दिया है कि आकार के अनुसार बड़े से छोटा ग्रहों का क्रम। देखिए इसको याद करना आसान है। जो हमारे अंतिम के 4 ग्रह हैं वो लाइन से हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून 4 हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इधर से धरती पहले ले लीजिए, अर्थ, फिर शुक्र ले लीजिए मतलब वेनस, फिर हमारा मार्स मतलब मंगल, और लास्ट में मरकरी मतलब बुध। तो ये हमारा 8 हो गए। एक बार इसको और देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जुपिटर हो गया, फिर ये तो लाइन से है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर नीचे आइएगा तो शुरू के जो 4 हैं उसमें से पहले अर्थ को ले लीजिए, फिर वेनस को ले लीजिए, तब मार्स को ले लीजिए, और लास्ट में हमारा मरकरी तो सबसे छोटा है ही। तो ये तो ऊपर वाला आसान है याद करना, नीचे वाला में थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले धरती को लीजिए, तब वेनस को, फिर मार्स को, लास्ट में हमारा बुध है ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लूटो के बारे में थोड़ा सा प्लूटो का कहानी देख लेते हैं कि इसको कैसे कब हटाया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो IAU है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्राण चेक गणराज्य देश है, सम्मेलन 2006 में प्लूटो का सौरमंडल से बाहर का ग्रह माना गया। इस ग्रह के लिए एक नई परिभाषा दी गई जिसमें इसे कहा गया कि आकाशीय पिंड ही सौरमंडल के ग्रह माने जाएंगे जो अपने निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों की कक्षा का परिक्रमण नहीं करते हैं। यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों से बाहर किया गया। अब देखिए यहाँ पर नियम बना हुआ था कि जो ग्रह अपना निश्चित एक अक्ष में परिक्रमा करेगा उसी को क्या माना जाएगा कि ये ग्रह है। लेकिन ये क्या करता था, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो प्लूटो का परिक्रमा पथ यहाँ पे है वो क्या कर रहा है, यूरेनस में घुस जा रहा है, नेपच्यून में तो दूसरों के घरों में झांका झांकी कर रहा है। तो क्या किया गया, इसको बाहर कर दिया गया कि तुम इस काबिल नहीं हो, क्या हो तुम बाहर जाओ, तुम ग्रह में नहीं आओगे। तो इसको इसलिए बाहर कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2006 में बाहर किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो चेक गणराज्य में सम्मेलन हुआ था उसमें, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ना है हम लोग को, तो लाइन से सब ग्रह को पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट में है वो है बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। बुध सौरमंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है, जैसा आप लोग जानते ही हैं। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है, सिर्फ 88 दिन में पूरा कर लेता है सूर्य का एक परिक्रमा, ठीक है। आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान दीजिएगा। जिसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है अपना, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसका तापांतर अधिक पाया जाता है। इसका वायुमंडल नहीं है तो तापमान अधिक होगा ही। दिन में सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -170 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन में जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा है और रात में बहुत कम भी है। इस ग्रह पर कैलरीस बेसिन पाया जाता है। कैलरीस बेसिन एक तरह का क्रेटर है जो गड्ढे के फॉर्म में हो गया था, तो वो बता रहा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अब वेनस के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य का, वेनस जिसको शुक्र बोलते हैं, शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और मरकरी का भी कोई उपग्रह नहीं था। इसे भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार वेनस को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखता है। यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है 480 डिग्री सेल्सियस, तथा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करता है। और सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि जो हमारा शुक्र का जो सतह है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो सूर्य के किरण और उसके गर्मी को अवशोषित कर लेता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसी के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह वेनस ही है, मरकरी नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में है। वेनस का और यूरेनस का दोनों का पूर्व से पश्चिम में है, बाकी सब ग्रह का पश्चिम से पूर्व में होता है। इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। बीटा माउंटेन पे मैक्सवेल है स्थित, जो शुक्र का सबसे सर्वोच्च बिंदु है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, बॉक्स में ध्रुव तारा के बारे में दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में लोग तारों को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव तारा एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह बताना कठिन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ध्रुव तारा की दूरी पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष है। जो ध्रुव तारा है उसकी दूरी पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष बताए थे आपको कि दूरी का मात्रक है। चलिए, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है, जैसा कि हम बता रहे थे, पिछले पेज में बताए थे आपको। पृथ्वी सूर्यमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं इसको। इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री तथा कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य तो है ही सबसे निकटतम तारा, लेकिन सूर्य के बाद अगर देखा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी दूरी 4.28 प्रकाश वर्ष है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो हमारा मून है वो इसका एकमात्र उपग्रह है। चलिए, इसको भी देख लेते हैं, सप्तर्षि को, जिसको कल भी बताए थे उर्सा मेजर बोलते थे, ग्रेट बियर भी। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। इन 7 तारों के नाम हैं ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, छत्री, अंगिका, वशिष्ठ, मरीचि। और इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। सेलेनोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा के बारे में पढ़ाई करने के शाखा को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चलिए, शांत सागर यह चंद्रमा का पिछला व अंधकार पूर्ण भाग है, जो एक तरह का धूल का मैदान है। जो अंधकार पूर्ण भाग है चंद्रमा का, उसको क्या बोलते हैं? शांत सागर बोलते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह, फॉसिल प्लेनेट भी कहा जाता है। चंद्रमा को फॉसिल प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की लगभग 460 करोड़ वर्ष आयु का है। पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष आयु का है। इसका सर्वोच्च शिखर लिबनिट्ज पर्वत है। लिबनिट्ज पर्वत है जो 10,668 मीटर ऊंचाई पे है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% ही भाग दिखाई देता है। चलिए, उपभू, जिसको एपोजी बोलते हैं। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को उपभू कहते हैं, जो कि 4,06,699 किलोमीटर होता है। उसके बाद से है उपभू। ये हमारा अपभू था, ये उपभू है। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी
3,56,399 किलोमीटर पर होता है तो इसे उपभू कहते हैं। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता रहता है तो यह कृष्ण पक्ष कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा धरती हो गया और ये चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जब चक्कर इसका लगा रहा है धरती का, तो जब एकदम पास में आ जाएगा यहाँ पे तो उपभू बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? उपभू। और जब यहाँ पे एकदम दूरी पे है, ये दूरी ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपभू बोलेंगे। और उसका दूरी दिया था तो आप लोग देख सकते हैं उसको। चलिए इसको डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी रेल पटरी के पास खड़े होते हैं और सीटी बजता हुआ रेल इंजन गुजरता है तो हम पाते हैं कि जब इंजन ध्वनि स्रोत जो काम कर रहा है इंजन हमारी ओर आता है तो सीटी की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण मालूम पड़ती है, मतलब तेज मालूम पड़ती है, अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। और जब इंजन हमसे दूर जाता है तो सीटी की आवाज़ कम तीक्ष्ण मालूम पड़ती है, अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति घटी हुई मालूम पड़ती है। इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए चंद्रमा पर यहाँ पे देखिए, अतः जब कभी हम ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। दूरी की अगर बात करें तो पृथ्वी से औसत दूरी अगर चंद्रमा का देखा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर है। यहाँ पे 365 लिखा है तो आप लोग 400 भी बोल सकते हैं इसको। 3,84,365 किलोमीटर है। व्यास देखा जाए तो 3473 किलोमीटर है। और पृथ्वी के संदर्भ में दरमियान देखा जाए तो 1/81 है। अच्छा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट और चीज़ दिया है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चंद्रमा का वह स्थान है जहाँ अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। कुछ पता करने के लिए वहाँ पे चंद्रमा के बारे में सब पता करने के लिए यहीं पे उतरा था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। चलिए मार्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। मंगल को, जिसको मंगल ग्रह बोलते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लो ऑक्साइड पाया जाता है। मार्स पर लो ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल है, इसका रंग लाल हो गया है। मंगल के 2 ध्रुव हैं, वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी जैसे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है वैसे मंगल ग्रह भी 25 डिग्री पे झुका हुआ है। इसी के कारण यहाँ पे ऋतु परिवर्तन भी होता है। और रोटेशन और जो झुकने का कारण, झुका हुआ है, उसके दोनों के कारण हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ये आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे देखिए सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। टॉलमी का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये टॉलमी का मानना था। यहाँ पे देखिए निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट 3 गुना ऊंची है तथा ओलपिस मेसी ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये दोनों मंगल ग्रह पे हैं। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पे ही है और जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और एक ओलपिस मेसी ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये भी मंगल ग्रह पे ही है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पोलैंड के खगोलविद कोपरनिकस, जो कोपरनिकस हैं वो पोलैंड के हैं थे, 1543 में इस मत को परिवर्तित कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्होंने सौरमंडल की भी खोज की। सूर्य केंद्रित परिकल्पना के अनुसार आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जोहानस केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। ये इंपॉर्टेंट है केपलर वाला। इन्होंने ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन कौन किया तो जोहानस केपलर हो जाएंगे। चलिए जुपिटर को देख लेते हैं।
आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम पाए जाती हैं। बृहस्पति से रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं। इसके 67 उपग्रह हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 67 नहीं है, अभी बढ़ गया है। कितना हो गया? 79 हो गया है। यहाँ पे 79 हो गया है हमारे बृहस्पति मतलब जुपिटर का उपग्रह। तो 67 नहीं है, 79 है, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड सबसे बड़ा है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। चलिए सैटर्न को पढ़ते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 10 है। जो रिंग्स पाए जाते हैं इनकी संख्या 10 है। शनि के 62 उपग्रह हैं। देखिए इसका भी अभी बढ़ गया है, शनि का 82 हो गया है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसका जुपिटर का 79 हो गया है और इसका 82 हो गया है। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रह उपग्रह अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अब सैटर्न का ही हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। जिनमें सबसे बड़ा टाइटन है। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। तीव्र गति से घूमने के कारण सबसे चपटा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। चलिए अरुण को देखते हैं। अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। मीथेन गैस अधिक है इसलिए हरा रंग का दिखता है यूरेनस हमारा। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये पूर्व से पश्चिम में घूमता है। और एक वेनस भी जो हमारा ग्रह था वो भी पूर्व से पश्चिम में घूमता था। बाकी सब पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड दिया है, थोड़ा सा उसको देख लिया है। क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच पड़ती है। जो हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में एक बैंड है, जिसमें छोटे छोटे बोल सकते हैं कि उसको एस्ट्रॉयड एक तरह का छोटे छोटे एक तरह का ग्रह उसको माना गया है। जो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। इन्हें अवांतर ग्रह भी कहते हैं, जो उन ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, जो 1032 किलोमीटर तक फैला है। इसे गिसेप्पे पियाजी ने खोजा था। एरिस, जिसको जेना एवं वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह है। देखिए ये सेरस है, इसको भी ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है, जैसे में प्लूटो को भी रखा गया है, तो ये हमारा एस्ट्रॉयड में आता है। चलिए अरुण हम लोगों ने देखा। अरुण के बारे में और भी दिया है, यूरेनस के बारे में। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व इप्सिलॉन। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोलते हैं, यूरेनस को। चलिए टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। चलिए वरुण के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। नेपच्यून के बारे में। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ये तो जाहिर है कि सबसे दूर पर रहेगा तो सबसे ठंडा रहेगा। इसके 13 उपग्रह हैं। इसके 13 उपग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन चंद्रमा से बड़ा है। जो इसका एक उपग्रह टाइटन है वो चंद्रमा से बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद है। इस ग्रह का रंग हल्का पीला है। जो हमारा नेपच्यून का रंग है वो हल्का पीला है। और जो सैटर्न था वो आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ग्रहों से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लिया जाए। जैसे बुध जो हमारा है उसका व्यास दिया है 4878, परिभ्रमण समय दिया है 58.6, परिक्रमण समय दिया है 88 दिन में, और सूर्य से मध्यमान दूरी 580 लाख किलोमीटर दिया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से। पृथ्वी का थोड़ा सा देख लीजिए। पृथ्वी का उपग्रह एक है जो चंद्रमा है, और व्यास दिया है 12,756 से 12,714। परिभ्रमण समय 23.9 घंटे, जो 24 घंटे के आसपास होता है माना जाता है, और 365.26 दिन परिक्रमण समय दिया है, और 1498 सूर्य से इसका दूरी हो गया।
लाख किलोमीटर में है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए धूमकेतु के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। आकाशीय धूल, गैसों व हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः ये पूछ रहित होते हैं, किंतु जैसे ही वे सूर्य के निकट आते हैं सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूछ के समान दिखाई देती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली है, जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष का है। ये 2061 में दिखने वाला है, जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 2061 में धूमकेतु जो हेली है वो दिखाई दे सकता है। 1994 में शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। टेम्पल 1, हेलबोप, एंकी कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उल्का एवं उल्कापिंड, मेटियोर्स एंड मेटोराइट्स के बारे में थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं। उल्का धूल एवं गैसों से निर्मित लघु पिंड है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय कर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, इन्हें उल्कास्म शूटिंग स्टार्स कहते हैं। ये बड़े उल्कास्मों को उल्का पिंड कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा मार्स था और बृहस्पति था, इसके बीच में जो क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे हैं, वो यहाँ पे मान लीजिए धरती है। तो जब वो सूर्य की तरफ आते हैं, परिक्रमण करते समय सूर्य की तरफ आते हैं, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो जब प्रवेश कर जाते हैं, तो जब वायुमंडल में जब घुसते हैं तो क्या होता है, जलने लगते हैं। तो जब जलने लगते हैं, तो जब पूरी तरह जल जाते हैं तो उनको मेटियोर्स बोलते हैं। और कुछ नहीं जल पाते हैं तो वो आके धरती के सतह पे गिर जाते हैं। यह आमतौर पे बहुत बार देखा गया है, कुछ कुछ मिले भी हैं, तो इनको मेटोराइट बोलते हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों ने आज 5.2 को देखा। 5.3 हम अगले दिन फिर लेके आएंगे आप लोग के लिए। तो 5.2 का कुछ हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग बताइएगा। चलिए ये हैंड रिटन नोट्स ही है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग देख लीजिएगा। ये इसमें का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाला है, 10-12 है। चलिए देखा जाए। सूर्य का व्यास है, मतलब सूर्य का डायमीटर है, कितना है, तो ये है हमारा 13,91,016 किलोमीटर। चलिए सूर्य के क्रोड का तापमान है, सूर्य का जो क्रोड है मतलब कोर, उसका तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। चलिए प्लूटो को ग्रह के कैटेगरी से कब बाहर किया गया, तो 2006 में बाहर किया गया IAU चेक गणराज्य में, जैसा कि आप लोग पढ़ें 2006 में। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बीटा माउंटेन कहाँ स्थित है, तो बीटा माउंटेन शुक्र ग्रह पर स्थित है, वेनस पर स्थित है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम सूर्य है, और सूर्य के बाद कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसका दूरी 4.28 प्रकाश वर्ष दिया था। चलिए सेलेनोलॉजी क्या है, सेलेनोलॉजी तो चंद्रमा की आंतरिक स्थिति या उसकी सतह का अध्ययन, मोटा मोटी कह सकते हैं कि चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चलिए फॉसिल प्लेनेट किसे कहते हैं, जीवाश्म ग्रह, तो ये चंद्रमा को कहते हैं। लिबनिट्ज पर्वत कहाँ है, तो ये चंद्रमा पे है। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा का द्रव्यमान है, पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। चलिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पे है, और यहाँ अपोलो 11 उतरा था जो अमेरिकी अंतरिक्षयान था। चलिए निक्स ओलंपिया कहाँ है, तो क्या है, तो निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो मार्स पे है। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो मार्स पे है। मंगल ग्रह का रंग लाल है, लाल क्यों है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। चलिए किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो अभी शनि के हैं, जैसा कि चेंज हो गया है, सैटर्न के 82 हो गया है। चलिए ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो केपलर ने किया था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ सारा, और
अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो